please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे, लेकिन सवाल सबसे पहले बताएंगे जिस सवाल को लेकर आज हम यहाँ फुटपाथ पर मौजूद। बातचीत का वही सिलसिला, बातचीत की वही तरीका, लेकिन हाँ, जनता के बीच में वो मुद्दा जो सबसे ज्यादा गंभीर इस वक्त, क्या आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान भारत से कभी सार्थक बातचीत कर सकता है? यह सवाल हम पूछ रहे हैं, जिसको कि आप ट्विटर पे जाके @प्रतीक टीवी पे जवाब हाँ ना में दे सकते हैं, जिसको कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। लेकिन हाँ, पहले जनता से मुखातिब होने की जरूरत। जनता में कुछ लोग ऐसे भी जो फौज से जुड़े हुए हैं। जी जनाब। सर, सबसे पहले तो मैं अपने रावत साहब को जय हिंद बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि वो हमें इतना आदेश दे दिए हैं कि अगर वो एक गोली चलाते तो हम 100 गोली चला सकते हैं। क्या बात है। अभी मैं फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी हमारी पोस्टिंग जो है हो रखी है कुपवाड़ा में। इसके लिए हम खुद तैयार हैं अपने लिए कि अगर वो हमारे एक दोस्तों को मारेंगे तो हम उनको 10 वो मार के गिराएंगे। छुट्टी पे आए हुए थे? मैं छुट्टी पे फिलहाल आया हूँ। कल मैं 10 दिन के लिए? मैं 10 दिन के लिए, मेरी छुट्टी भी खत्म है। कल मैं चला जाऊंगा। ज्यादा डिटेल्स आपसे नहीं लूंगा क्योंकि जरूरत नहीं उस बात की, लेकिन एक फौजी होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। इससे ठंड में आप हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और जो मन में है, कसक है, कोई बात जो कह दीजिए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमें आदेश दिया जाए, उनके घर में घुस के मारेंगे उनको। क्या बात है। बिफोर मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मुझे मालूम है देवका जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, इसका सीधा ताल्लुक आपसे है। मैं पूछूंगा, एक फौजी और खड़े हैं, आपने रिटायरमेंट ले लिया? हाँ सर, 14 साल हो गए। 14 साल हो गए रिटायर। तो आज आपने शॉपिंग की है, मैंने देख लिया। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। और आप हमारे फौजी हैं और आप आगे बढ़ के आगे आए शो में, आपने कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया। क्या बोलेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ सर, जो 14 साल मैं सिविल में निकाला हूँ, मगर मैं फिर भी सिविलियनों का सेवा कर रहा हूँ। वेरी गुड। जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, वेटरन्स इंडिया में जुड़े हुए हैं, और वो जादव को लेके आएंगे। अगर वो नहीं देंगे तो हम पूरा पाकिस्तान ले आएंगे। क्या बात है साहब, आपका नाम? शमीर कुमार चक्रवर्ती। शमीर कुमार एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स चक्रवर्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सिंह साहब, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें इनके साथ? बिल्कुल, जोश जो है जवानों का हमेशा इतना ही बरकरार रहता है कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उसकी तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो आंख नोच के तो निकाल ही लेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो है इनसे है, जो यहाँ पर जनता खड़ी है उनसे मेरा एक सवाल है कि ये बोलना तो बड़ा आसान है कि हमारी लड़ाई आर पार की हो जानी चाहिए, क्योंकि लड़ना तो हमने है। आपने तो बोल दिया जवानों ने जाके लड़ना है। सवाल ये है कि आप क्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन जवानों को जो यहाँ पर भी खड़े हैं, मौजूद हैं आपके बीच में, उतना सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार हैं? जी, ये भी बहुत सवाल है और डिग्निटी से जुड़ा हुआ सवाल है। डिग्निटी से जुड़ा हुआ सवाल है। वैसे ये बात मैं जोड़ दूं, अगर आप इस पे मुझे मेरी गुस्ताखी ना लें कि सब जी आर्मी इज द रीजन बिहाइंड। जब हम यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित हैं, ओनली द आर्मी पर्सन हैज रीजन, बट वी कैन डू। पाकिस्तान इज यू नो द चीटी है, वी कैन मसल। लेकिन एक बात बताएं, वो सिंह साहब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आर्मी है, वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। मैं जानता हूँ आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, लेकिन देखो मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा और शो में आगाज करना चाहूंगा। जी शो के सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि अगर हो तो मैं पाकिस्तान को यहाँ ले आऊं। उन्होंने कहा जवाब अब मुझे दीजिए, बस मैं गोली मारना चाहता हूँ। लेकिन आपकी जो शुरुआत है वो ये है कि अमन की बात होनी चाहिए और दोस्ती की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से कहीं वो राब्ता बनाया जाना चाहिए, ऐसी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप यूथ की भी बात करते हैं तो यूथ का मकसद क्या है असल में? वो है अमन कायम करना। अमन कायम करने के बहुत तरीके होते हैं। मिलिट्री एक तरीका होता है, और भी तरीके होते हैं। जो आपका मकसद है, जो आपका गोल है, वो अमन ही है। आई डोंट थिंक हम उस नेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमें वॉर युद्ध की इतना वो है। हमें अमन चाहिए, हम सबको अमन चाहिए। हम भी उसी के लिए ही काम करें। हम ऐसा नहीं है कि हम युद्ध के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं है कि हम सैनिक के खिलाफ है। हम सैनिक के खिलाफ नहीं है, हम अमन के लिए है। और हर सैनिक भी अमन ही चाहता है। कोई भी सैनिक जो है वो खास कर अगर आपका भाई सैनिक होता, अगर वो मरता
होगा तो आप अमन की बात करते हैं? खासकर ये बात पाकिस्तान बताइए। से अमन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आपका भाई सैनिक होता वो मरता तो अमन की बात करते हैं? बताइए आप। कोई जिंदगी नहीं होती। ऑफ कोर्स वीरता, देखिए मेरे भाई वीरता के कई तरीके हैं, शौर्य के कई तरीके हैं और शौर्य प्रदर्शन के कई तरीके हैं। ऐसा ना करिए कि आप यहीं पे दिखाने पड़े शौर्य दिखा दे। कई तरीके हैं, आप बहादुर हैं मैं जानता हूं, लेकिन देवका ने जो बात कहा कि अमन ही एक मकसद है, तो अमन के कई तरीके हो सकते हैं अमन कायम कर। जी बात तो भूत हाँ, मैंने माना जी आपका। यहाँ अभी कुछ मेरे भाइयों ने ये कहा कि आर पार की लड़ाई। भाई एक मिनट, बहस एक ही तरफ चलेगी जी। यहाँ कुछ हमारे भाइयों ने ये कहा कि लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारे नेता ही यहाँ पर बैठ करके हमारे राष्ट्रीय ध्वज और हमारी राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं कर रहे, सब लोग खड़े हैं इस तरह से और वो खड़े हैं इस तरह से, कोई सर नहीं झुकाना, कोई हैंडशेक नहीं करना किसी तरह, कोई सावधान। आपको लगता है कि कुछ नेता जो हैं वो सम्मान नहीं करते? सम्मान हमारे देश के नेता ही जो है पाकिस्तान सुर में नहीं बोलते जब पाकिस्तान की बात आती है। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल सर। सीएम और पीएम ही नहीं है साथ में। आपको लगता है जी घर के बर्तनों को सही से मांझ के रख दो तो ये समस्या कभी पैदा ही नहीं होगी। चीन भी जो है बिल में दुबक के बैठ जाएगा अपने आप। जी सर मैं कहना चाहता था, मैडम ने अमन की बात करी। हाँ, अमन की बात की। पाकिस्तान से जब भी आपने बात करने की कोशिश करी उसने पीठ में छुरा घोपा है या नहीं घोपा ये आप बता दीजिए। चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे वो लाहौर बस सेवा हो, हर बार जब हमने बातचीत की अमन देव का, मैं आपको फिर से खड़ा करना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ आज यासिर, आप मुझे मालूम है कुल बुला रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जब क्योंकि अमन की बात है और तमाम सारे लोग बराबर कोशिश करते हैं और ये मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं सहमत हूं कि अमन के कई रास्ते हो सकते हैं। वो भी एक रास्ता है सैनिक युद्ध वाला, लेकिन ये भी है। लेकिन जब अमन की बात की छुरा भोंका गया। मैं ये बोलूँगी कि जो इंडिया पाकिस्तान है वो दो मुल्क जो है वो वैक्यूम में नहीं है, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर में। आपको ये इशू सिर्फ एक इमीडिएट प्रॉब्लम इस विषय पे नहीं देखना है, आपको देखना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। जो हो रहा है वो एक सियासत है और वो सियासत जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इसका इंटरनेशनल इसका रिप्लिकेशन है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा। वंदना जी, सवाल ये है कि नेता भी एक सुर में नहीं बोलते हैं। जहां जरूरत है एक सुर की, वहां कई राग सुनाई पड़ते हैं और लोगों को लगता है कि देश में एक सुर जाना चाहिए, वो नहीं जाता, जबकि रिजोल्यूशन है पार्लियामेंट के, उसके बावजूद। जी वंदना जी, खड़ा करना चाहूंगा आपको। जी ये राजनीतिक विषय नहीं है प्रतीक जी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पीतल पे चढ़ा हुआ सोने का मुलम्मा है। ये अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी जो भाजपा की सरकार जो मौजूद हैं उनके प्रवक्ता, उनसे ये कहना चाहूँगी, ये कह रहे हैं जो इन्होंने किया है अभी मोदी सरकार ने, किसी भी सरकार ने नहीं किया, लेकिन इन्हीं के कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं जो सैनिकों का अपमान करते हैं, कहते हैं सैनिक तो मरने के लिए ही आया हुआ है। इस तरह के शब्दों का और इस तरह के बयानों का ठीक नहीं है सब होना। बोलने दीजिए, बोलने का राइट है। सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता ही बोलेंगे, सब बोलेंगे। जी हाँ बोले राइट हमारी है, सब हिंदुस्तानियों की राइट है, हम सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि हम आप ही लोगों के लिए बोल रहे हैं कि इसको राजनीतिक रंग में नहीं ढालें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी यासिर देखिए, मैं सबसे इसका जड़ है वो कहीं ना कहीं, अभी हमारे एक भाई ने कहा कि अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो विभीषण, बिल्कुल देखिए इन्होंने बहुत शानदार अल्फाज का, आज तो जनता भी बोल रही है और बहुत शानदार बोल रही। पाकिस्तान को अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान वो नापाक मुल्क है इस वक्त दुनिया के अंदर जिसका खात्मा होना जरूरी है। मैं इसलिए, और जो अंदर के विभीषणों की बात हो रही है, आज कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट करके सुबह सरकार पे तंज किया है। आप कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर हैं, और आप प्रधानमंत्री को साहब जैसा वर्ड इस्तेमाल करके आप तंज करते हैं सरकार को। आप भारत को क्या मैसेज देते हैं? आपने ही रणनीति कमजोर बनाई है।
मैं उनका जवाब देखिए, मैं उनका जवाब, रुक लीजिए, रुक जाइए 1 मिनट। मैंने उन्होंने शेर जो लिखा था मैंने उन्हीं को जवाब दिया है। 2 लाइन में मैं आपको सुनाता हूँ। कमजोर रणनीति का बरसों शिकार बनाया कांग्रेस ने, षड्यंत्रकारियों को दोस्त बनाया कांग्रेस ने, सेना का मजाक उड़ाया कांग्रेस ने। संदीप दीक्षित सड़क छाप गुंडा बोलता है, उसकी क्या औकात है कि वो सेना के जवानों को अल्फाजों को अल्फाज ठीक से अल्फाज बहुत सही भाषा में किसी को आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मेरा पूरा सुन लीजिए। अच्छा, बात खत्म कर चुके हैं तो मैं इनका जवाब दूं। सुनिए यासिर भाई, गौर से सुनिए जी। मैं एक बात बोलता हूँ आप सबसे, आप लोगों से सबक की जरूरत नहीं है हमें। 2 जंगें जीती हमने पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस ने, और आप लोग हमें सबक देते हैं। जब युद्ध हो रहा था, जब एक मिनट जब वाक युद्ध हो रहा था, जब एक मिनट यासिर जनाब जब आप दोनों का वाक युद्ध हो रहा था तो जो असली सैनिक था उसने कहा वाह मेरे दोस्त, वो हंस रहा था। गनीमत है। Now you can reply. देखो जी, आप लोग आज जो बात कह रहे हो ना, आप जो हो, सुनो आप लोग मेरी बात। आप और हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो बॉर्डर पे जाते हैं, जो सर ने कही बात, कौन लड़ते हैं? ये बेचारे नौजवान जाके वहाँ पे खड़े होते हैं, उनके वालिदैन को ये लोग जवाब देंगे। उनसे जाके पूछिए क्या अहमियत होती है एक जिंदगी की। हम अगर इनसे सवाल मांग रहे हैं, और मैं एक बात बताऊं, इनकी आलोचना करना देश की आलोचना करने के बराबर नहीं है। ये बात यही तो आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का विभाजन कांग्रेस इंदिरा गांधी ने किया था, आपने नहीं किया था। इनके पास इतिहास गवाह है, हमारे नेतृत्व में विभाजन करा दिया, 2 टुकड़े कर दिए थे। अरे जब आपने युद्ध किया था, युद्ध किया और जनरल आपके कब्जे में था, आपने उसे छोड़ दिया। अरे आपने उसे छोड़ दिया, यहाँ बुला के बिरयानी खिलाई, आपको वहाँ पहुँच गए, आपने बर्बाद किया जब आपके पास कब्जे में था सब कुछ। जो आप कह रहे थे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, और वो जो पूर्व सैनिक है जिन्होंने तरफ इशारा किया था, वो बात तो सच साबित हो गई ना। सवाल है कि एक सुर में बात निकलती ही नहीं है। प्रवीण कपूर जी, सवाल यह है कि अगर वो कह रहे हैं 2 युद्ध के तो विजेता हम हैं, हमने युद्ध जीते हैं, हम सच में वो थे भाई, शासन में तो वो थे। बिल्कुल, मगर वो समय था, उस समय 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी मजबूती से इस सरकार के पीछे खड़े थे, और आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं जयचंद मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे, जो देश को शर्मसार कर रहे हैं। वो जिस वक्त हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, वो जाकर के पाकिस्तान के राजदूत से बात कर रहे हैं। जिस दिन जाधव का अपमान किया जाता है, उसके परिवार का अपमान किया जाता है, और हाथ जोड़ने जाते हैं कौन? मणिशंकर अय्यर। जो ये यहाँ बयान दे रहे हैं प्रवक्ता साहब आके, इनके नेता अरुण जेटली साहब ने तो उस बात की माफी मांगी है पार्लियामेंट में। आज किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप? और सुनिए मेरी बात, आपको देखिए, आपको राजनीति करनी है, आप करिए, आप 4 से राजनीति ही करते आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए आगे का रास्ता क्या है, और हमें बलिदान नहीं देना। आप कहते हैं बॉर्डर सिक्योर हो रहा है, 260-300 हमारे नौजवान गुजर गए, आप यहाँ खड़े में भाषणबाजी कर रहे हैं। अरे शर्मिंदा करते हैं आप देश को, मेहमान बनाया। देखिए जिस तरह से कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को मेहमान आपने बना रखा था पिछले 70 सालों से, आपने यासीन को, आपने मलिक को, आपने गिलानी को स्पेशल पैकेज दिया, आपने उनको इतना हिम्मतवर कर दिया कि एक सैनिक इस सारी बातचीत के पीछे, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक सैनिक को सुनना, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। कारगिल का हीरो है, वो क्या सोचता है? मैं आप पूरी जनता से एक बात पूछना चाह रहा हूं, जिस तरीके से ये 2 भाई यहाँ पे बैठ के लड़ रहे हैं, आपको लगता है इनको बंदूक ही पकड़ा देनी चाहिए? और अगर नहीं, सवाल ये है कि तीखे सवालों के बीच में सैनिक पूछता है कि जब इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी बातें हैं, तो बात एकाकी कैसे है? देखिए, एक हमारे इंडिपेंडेंट एमपी हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल रखा था
कि जो पाकिस्तान है उसको टेररिस्ट मुल्क घोषित किया जाए। अब आप लोग कितने उसमें इकट्ठे होकर उस बिल को पास करवा सके बता दीजिए। मैं एक बात बोलूं, उसी दिन जब ये बिल पेश किया कांग्रेस की तरफ से बयान आया, हमारा पूरा समर्थन है। हमारे 2 नेताओं का, 2 सांसदों का बयान आया, चुनौती देता हूं, पास करा दीजिए, हमारा पूरा समर्थन है। प्रवीण शंकर साहब, मोस्ट फेवर्ड नेशन का देश आपके पास है, आप खोखली बातें कभी भी कर सकता है चौराहे पे खड़े होके। जी कहिए तो मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद जवाब दे दें आप। बिल्कुल है, तब तक आप सोच सकते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, आप बने रहिए। आ गए तो हाजिर। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मेहमानों की तरफ रुक करूं, उससे पहले जनता एक अपनी बात कहना चाहती है। जी ऑफ कोर्स जी, क्या नाम है साहब? संजय गिरी। संजय गिरी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं बनारस के। तो बोलिए साहब। सर ये जो भारत और पाकिस्तान का जो मामला है ना, ये सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको इशू बना करके और चुनाव रणनीति बना कर जीत रही है। इसमें गुमराह जो जनता हो रही है, कोई भी नहीं चाहती, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनाती कि इस समस्या का सोल्यूशन हो। कोई भी नहीं चाहता। ऐसा मालूम है आपको दोनों तरफ है, और कोई भी नहीं चाहता कि इसी समस्या है। आपने अपनी रोटियां सेकने के लिए बस कहीं बम फोड़वा दिए, कभी कुछ करा दिए। आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान में तो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसका सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेती हैं? जी जी, बल्कि एक अटल जी के जमाने में कारगिल हुआ था और इस समय भी हो रहा, आखिर क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिकल ही मैटर है, इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल। देवगा जी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है, क्या ये कहीं हद तक सच है? मुझे लगता है ये कहीं हद तक, बहुत हद तक सच है, क्योंकि अगर हम देखें जो फेलियर है, ये स्टेट का फेलियर है दोनों साइड पे। इट्स नॉट अबाउट सोल्जर्स, इट्स नॉट अबाउट अदर फैक्टर्स, इट इज द फेलियर ऑफ द स्टेट। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं। प्रवीण कपूर जी, बहुत आश्चर्य होता है। अभी 5 मिनट पहले यह माहौल था कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। 5 मिनट बाद हम उस माहौल में राजनीति ढूंढ रहे हैं। इस भाई से पूछिए जो कारगिल में ठंड में मरता है, हमारे आपके और इनके लिए, जो इसे राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं कि वो जब गोली चलती है तो क्या दिल्ली से बैठी हुई कोई सरकार चलवाती है? नहीं, वो लाहौर और कराची में बैठी हुई सरकारें चलवाती हैं। यानी मैं आपका कहना है कि लाहौर पाकिस्तान ज्यादा जिम्मेदार है। जी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी तरफ से क्वेश्चन क्या है कि ये पॉलिटिकल इशू है, जैसे एक पहलू ये भी है कि इसका सोल्यूशन वहां से होना चाहिए। देखिए, सोल्यूशन तो खुद ही ढूंढना है और इसमें दोनों चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात, आज की सरकार ने ये जो फ्री हैंड दिया हुआ है ये बहुत ज़रूरी था। इससे सैनिकों का मोराल बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि आपको खड़े होके सामने कोई बार बार थप्पड़ मार रहा है और आप उसको जवाब भी नहीं दे सकते। तो आज की डेट में अगर एक के बदले में 2 को मारने का हुक्म मिला हुआ है, फ्री हैंड मिला हुआ है, उससे मोराल सैनिकों का ऊपर है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। दूसरी बात रही आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई जो है बच्चों का खेल नहीं है। आर पार की लड़ाई में आप सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी 15 दिन के लिए। आप सबका जो बिजनेस है 10 साल पीछे चला जाएगा। और जितने शहीद होंगे उनके घरों को देखने वाला कौन होगा? जब मैंने पूछा था कि आप क्या सैनिकों की इज्जत करते हैं, तो आप सैनिकों की इज्जत सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त में नारा लगा के इज्जत नहीं होती है। तब तो आप पूछते भी नहीं है उसको। तो ये लड़ाई लड़नी इतनी आसान नहीं होती है। मैं लड़ा हुआ हूँ, मैं 140% अपंग हूँ, टांग कटी हुई है, सुनता नहीं है, अंतड़ियां निकली हुई हैं, छर्रे 50 मेरी बॉडी में है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलता हूँ लड़ाई खाली आर पार की से कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन निकलेगा फ्री हैंड जो मिला हुआ है, वेरी गुड, क्योंकि आप एक मारोगे मैं 15 मारूंगा, लेकिन साथ में स्ट्रैटेजिकली डिप्लोमेटिकली उनको चलाना और उनको दबाना, उसको कुचलना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए मैंने जब शुरू किया था तो 140% दिव्यांग हैं ये, 140%। छर्रे अभी भी पड़े हुए हैं। सवाल ये है कि आप, और ये सवाल नेतागणों से ज्यादा है, सब पार्टियों से। मुझे बड़ी खुशी हुई थी पिछले दिनों, उत्तराखंड के एक नेता हैं जिनके बच्चे, जिनकी बेटी है शायद, जो कि सैनिक बनके, ऑफिसर बनके सेना में गई है। मुझे बताइए कितने नेता ऐसे हैं
जिनके बच्चे आज तक सैनिक बन के गए हैं। जी 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 जी, जनता इसमें सबसे पहले बोल देगी, जनता सबसे पहले बोल देगी। लेकिन मुझे मालूम है आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं कहना चाह रही हैं। जी हाँ, मैं आया। जी जी, मेरा नाम अजीज है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारा इतिहास गवाह है, कभी भी हिंदुस्तान ने कभी भी पहल नहीं की है। हम सिर्फ डिफेंस करते आए हैं, हमने कभी भी लड़ाई नहीं की, चाहे 64 की हो चाहे 71 की हो। अगर हम अपना घर भी नहीं बचा सकते तो फिर क्या करेंगे हम? अगर आर्मी अगर आर्मी ने किसी के ऊपर हमला किया होगा, इंडियन आर्मी ने अगर आर्मी ने कभी हमला नहीं किया, डिफेंस किया है अपने जन्मभूमि, अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो फिर करेंगे क्या? नहीं, हम बचाने में सक्षम हैं, पूरी तरह सक्षम है। जी यासिर, आप जाना चाह रहे थे, मैं आपसे अब बोलता हूँ। जी, सवाल ये है, इतनी बातें हैं। जंग तो उन्होंने साफ कहा कि जंग कोई रास्ता नहीं है, आर पार कोई आसान चीज नहीं है। देखिए, मैंने उन्हें डिबेट शुरू होने से पहले सल्यूट किया था और फिर मैं उन्हें सल्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हुए हैं। यही तो लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग आज आपके सामने खड़े होके बोलने की हमारी जो औकात है, वो बोल जो रहे वो इनकी वजह से। बार बार मैंने पहले भी कहा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान मुश्किल ये है कि जो हमारी पूरी रणनीति रही है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेके रही है, हमने देखिए कितनी बार NSO लेवल पे हमारे NSA लेवल पे हमारी बात हुई, हमारी बात वहाँ बैंकॉक में हुई, हमारी बात 2-3 बार हमारी सरकार ने कोशिश करी। लेकिन जो कश्मीर में बैठे हुए अलगाववादी नेता हैं, अगर उनका फैसला नहीं होगा तो पाकिस्तान से हमारी जो जंग है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। वही हमारे जयचंद हैं, वही हमारे बिके हुए लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं घुसपैठिए हिंदुस्तान में भेज रखा है। और आज जो हिंदुस्तान की अस्मिता अखंडता पे चोट पहुंचती है, ये कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की वजह से। तो उन्हें खात्मा करना बहुत जरूरी। क्या आप अलगाववादी नेताओं के साथ हैं? कांग्रेस अलगाववादी नेताओं के साथ नहीं? हमें तो सवाल सुनिए, आप जवाब दीजिए। हाँ, बताइए। आपका जवाब देता हूँ जी। सब लोग जानते हैं कि आपकी नियत पे ना मुझे ना मेरे किसी कांग्रेस भाई को डाउट है। आपकी नियत यही है कि भारत को सुरक्षित रखे, सही बात है, हमारी भी यही नियत है। मगर लोकतंत्र में हमारा दायित्व है कि सवाल उठाएं जब जवान मर रहे हैं। लेकिन और जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आपका जिम्मेदारी नहीं है जवाब दें। हमारी सरकारों ने जीता है। आप कह रहे हैं वहाँ जाके हम लोगों ने बातचीत की, हम पूछते हैं नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या निकला? तो आपके नेता सवाल उठाते हैं, ये कहाँ का है? ये राजनीति के लिए ये कौन सी राजनीति है? मत करो, अपनी जात की राजनीति के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को इस्तेमाल मत करो। आप उठाते हैं। यही बोलते हैं। संजय निरुपम ने क्या कहा? सवाल उठाया हो संजय निरुपम, आज संजय झा, इन लोगों ने क्या कहा? आपको समर्थन दिया। ये देखिए, भारत की अस्मिता के साथ मत खेलिए, भारत की अस्मिता के साथ मत खेलिए। भाई ने अभी जो कहा है उसको समझने और समझने की कोशिश कीजिए। भारत को समझने की कोशिश। वंदना जी, तमाम बहस, तमाम मुद्दे, लेकिन एक बात तो उन्होंने कहा कि आर पार का तो सोल्यूशन वाली बात उन्होंने कही, वही बात जो उधर देविका ने बात कही। अब मैं आपको भी पॉइंट जानना चाहता हूँ। ये तू मैं का वक्त नहीं है, ना ही ये विषय है कि हमने क्या किया, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वक्त है कि एक कठोर कदम उठाया जाए, लेकिन उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये कहना कि हमने ये स्ट्रेटेजिक वो किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, ये सब ठीक नहीं है। सेना को पॉलिटिसाइज ना करें, लेकिन लास्ट मैं खत्म करने से पहले मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। लास्ट नोट, क्या आपके अमन के रास्ते बंद होंगे या चलते रहेंगे? लास्ट पॉइंट। अमन की कोशिश हमेशा रहेगी, और हम, क्योंकि यही हमारा मकसद है, हम सबका मकसद वही है। हम सब अमन में जीना चाहते हैं, अमन से जीना चाहते हैं, और वही हमारा रास्ता है। और अमन से ही बात बनेगी। मुझे मालूम है तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातें, लेकिन आज सोमवार को फिर मुलाकात, आर पार की तैयारी। आज भैया जी कहिन, भैया जी कहिन,